ऊतक क्या है, ऊतक की हमें परिभाषा करनी है। यहाँ पे ऊतक की परिभाषा अगर हम देना चाहें तो इस तरीके से हम देंगे, वैसी कोशिकाओं के समूह को जिसकी उत्पत्ति, बनावट और कार्य एक समान हो, तो उन कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा हो गई ऊतक की। दूसरा देखिए क्या है, बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों की क्या उपयोगिता है। जो बहुकोषीय जीव होते हैं, कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय होते हैं, और इनकी कोशिकाएं जो होती हैं यानी इनकी रचना काफ़ी जटिल होती है। तो उन जीवों में ऊतकों की क्या उपयोगिता है, क्या कार्य करते हैं ऊतक, वो बताना है। तो देखिए, बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनकी संरचना जो है एक कोशिकीय से काफ़ी जटिल होती है, और उनका कार्य जो है जीवन संबंधी कार्य अलग अलग होता है। तो इनको अलग अलग करने के लिए कई कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये यानी यूँ कहें कि इनके कार्य काफ़ी कुछ ज़्यादा होते हैं एक कोशिकीय की तुलना में। तो यहाँ से आपको करना है, बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों को दक्षतापूर्वक, काफ़ी अच्छे से दक्षतापूर्वक संचालन के लिए श्रम विभाजन होता है। ठीक है, तो श्रम विभाजन होता है, तो ऊतक की यही उपयोगिता हो गई। तो अलग अलग श्रम विभाजन के तौर पे कोशिकाएं आपस में समूह का निर्माण करती है, जो ऊतक की परिभाषा होती है। ठीक है, यानी उन श्रमों को अलग अलग खंडों में करने के लिए, काफ़ी अच्छे से दक्षतापूर्वक करने के लिए यही ऊतक की उपयोगिता हो। आइए इसके बाद हम लोग समझते हैं विभज्योतकी ऊतक एवं अस्थायी ऊतक में क्या अंतर है। ये अंतर हम लोग लिखते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे, काफ़ी ध्यान से आपको समझने हैं इसका आंसर। यहाँ पे देखिए इस तरफ है विभज्योतकी ऊतक और यहाँ पे अस्थायी ऊतक, तो आपको ऐसे ही लिखना है ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये ऊतक जीवित कोशिकाओं से बना होता है। कौन? विभज्योतकी ऊतक, जिनमें विभाजन की क्षमता होती है जीवन भर। और वहीं अस्थायी ऊतक की बात की जाए तो ये ऊतक, अस्थायी ऊतक विभज्योतकी ऊतक के वृद्धि के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप यही ऊतक यानी वृद्धि करके ये अस्थायी ऊतक में बदल जाता है, जिन्हें विभाजन की क्षमता नहीं होती, ख़त्म हो जाती है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर में क्या लिखना है, इस ऊतक की कोशिकाएं छोटी, अंडाकार और बहुभुजी होती हैं। इनका शेप, आकार एक समान नहीं होता, काफ़ी अलग, काफ़ी डिफरेंट होती है। जबकि अस्थायी ऊतक देखिए, इस ऊतक की कोशिकाएं आकार क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, बस दो ही अंतर लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना है क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न। क्रमांक चौथा देखते हैं, मृदूतक जो है ऊतक कहाँ पाया जाता है। प्लांट में ये कहाँ पाया जाता है, वो स्थान हमें बताना है। तो यहाँ पे समझिए, मृदूतक कहा जाता है या इसे पेरेन्काइमा कहा जाता है। तो ये कहाँ होती है, तो हमें यहाँ से लिखना है, ये तने, मूल यानी जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कार्टेक्स में पाया जाता है। ये पत्तियों के बाहरी भाग होते हैं जो इनको बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, एपिडर्मिस और कार्टेक्स। ठीक है, तो कहाँ पाए जाते हैं ये आपको समझ में आ गया, ये पूरा आपको लिखना है इसका। पांचवा प्रश्न काफ़ी आसान है, स्थूल कोण ऊतक की किन्हीं दो कार्यों का हमें उल्लेख करना है, लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, स्थूल कोण ऊतक या इसे कालेनकाइमा कहा जाता है। तो इसके पहला कार्य होगा, ये पौधे में यांत्रिकी सहायता, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, यानी उसको ठीक से खड़े होने में मदद करता है। और जो तत्व होते हैं जल और भोजन, ये उनको यांत्रिकी सहायता मतलब ये ले जाने और ले आने का कार्य करता है। ठीक है, सपोर्ट प्रदान करता है, यही आपको समझना है। ठीक है, और दूसरा है, इसमें हरित लवक या क्लोरोफास्ट पाया जाता है, तब ये भोजन का निर्माण करता है। कौन? ये स्थूल कोण ऊतक। ये दो कार्य इसके हो गए। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, सरल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो काफ़ी आसान सवाल है ये। सरल अस्थायी ऊतक जो है वो निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको नाम भी लिख लेने हैं, मृदूतक, स्थूल कोण और दृढ़ ऊतक। ठीक है, ये तीनों इनके प्रकार हो गए सरल अस्थायी ऊतक के। 7वां प्रश्न हम समझेंगे, यहाँ पे देखिए, दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं क्यों मरी हुई होती हैं, उसका कारण हमें बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे समझिए, दृढ़ ऊतक, तो ये कोशिकाएं जो होती हैं मृत होती हैं। ठीक है, लंबी सक्रिय ये रचनाएं हो गई। तो ये मरी हुई होने का क्या कारण है कि इनकी कोशिकाओं में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। ठीक है, इसका क्या कारण है, जीव द्रव्य नहीं पाया जाता, और लिग्नन एक रासायनिक पदार्थ है जो इनको दृढ़ता प्रदान करता है। तो मुख्य कारण यही है, जीव द्रव्य नहीं पाए जाने के कारण। 8वां प्रश्न देखिए, हम लोग देखेंगे, पौधे में दृढ़ ऊतक का क्या महत्व है, यानी इसका क्या कार्य करता है ये प्लांट में दृढ़ ऊतक, यही तो बताना है हमें। तो ऐसे हमें करना है, ये पौधे में यांत्रिकी शक्ति यानी सहायता प्रदान करता है, और आंतरिक जो भाग होते हैं इंटरनल, उनकी रक्षा करता है। पौधे की बाहरी परतों के रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है, यानी बाहरी कुछ आघात हो गए हैं उससे रक्षा के तौर पे ये ऊतक कार्य करता है। ठीक है, उसको प्लांट को रक्षा प्रदान करता है। गाँव में ये पौधे के सामर्थ्य
दृढ़ता और लचीलापन प्रदान करता है, ठीक से खड़े होने में, ठीक है, अन्य कार्य करने में समर्थता प्रदान करता है, दृढ़ता यानी कठोरता प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है। लचीलापन मतलब ये अगर टेढ़े मेढ़े भी हो जाए तो आसानी से मुड़ सकते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। तो यही इसके महत्व यानी इसके कार्य हो गए। इसके बाद 9 नंबर देखिए, कार कोशिका का निर्माण कब होता है। तो यहाँ पे समझिए, कॉर्क सेल्स जो कार कोशिकाएं हैं प्लांट में किस समय बनता है वही बताना है। तो आपको यहाँ से करना है, समय के साथ साथ जड़ तथा तना जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं तो इनके बाहरी ऊतक विभाजित होकर कार कोशिका का या छाल का निर्माण करते हैं। तो कब होता है, समय के साथ साथ जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं जड़ तथा तना, तो इसके बाहरी कोशिकाएं वो क्या विभाजित होकर कार कोशिकाओं का निर्माण। आइए इसके बाद 10वां प्रश्न देखिए, जाइलम एवं फ्लोएम को जटिल ऊतक क्यों कहा जाता है, कारण बताना है हमें। तो इनके जटिल ऊतक कहने जाने का कारण देखिए, यहाँ से 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से ये ऊतक बनते हैं, ठीक है, जो जटिल ऊतक कहलाते हैं। और ये जो है ये इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं और ये जल, खनिज, लवणों और खाद्य पदार्थों का विभिन्न अंगों से पहुंचाते हैं। तो इसी कारण से जटिल ऊतक कहा जाता है। इसके बाद देखिए 11 नंबर, जाइलम के प्रत्येक अवयव का एक एक कार्य हमें लिखना है। ऊतक जो है ये 4 तत्वों में विभाजित है, वाहिनिकाएँ, वाहिकाएँ, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक, ठीक है, ये चारों हैं। तो इनके कार्य बताना है। पहला देखिए क्या है, वाहिनिकाएँ, तो इनका कार्य ये रहा। और इसी तरीके से वाहिकाएँ ये रहा। इसी तरीके से क्या है, वाहिकाएँ, तो ये कई शेप में होते हैं, वलयाकार, सर्पिलाकार, सीढ़ीनुमा, गर्ती और जालिका रूपी। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है वलयाकार है, ये सर्पिकार है, ये सीढ़ीनुमा है, देखिए सीढ़ी तरह है, ठीक है, ऐसे। तो इसी तरीके से ये कई शेप में हैं तो इनके कार्य हैं। और इसके बाद जाइलम तंतु हैं तो इनके कार्य हैं और जाइलम मृदुतक के भी कार्य हैं। आंसर आपको कैसे लिखने हैं, तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, जाइलम के अवयव के कार्य निम्नलिखित है। पहला है वाहिनिकाएँ, ये पौधे को यांत्रिकी सहायता देते हैं, जल को तने तथा जड़ से पत्तियों तक पहुंचाते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए ये इसका पहला कार्य है, ठीक है, ये तो हमने लिख लिया। दूसरा है वाहिकाएँ, तो ये भी जड़ से खनिज लवण को पत्ती तक पहुँचाते हैं। खनिज लवण का मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे मिट्टी से कहाँ, पत्ती तक पहुँचाते हैं जड़ से। जाइलम तंतु ये मुख्यतः पौधे की यांत्रिकी सहायता प्रदान करती है, ये भी मैकेनिकल हेल्प प्रदान करती है, जैसे पहला ये करता है। चौथा है जाइलम मृदुतक, ये भोजन संग्रह कर भोजन को स्टोर करते हैं और किनारों की ओर पानी के पास संवहन में मदद करते हैं, यानी पानी को पास संवहन यानी चारों तरफ पहुंचाने का कार्य करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है, आगे और पीछे दोनों तरफ पास संवहन ये करने का कार्य करते हैं और भोजन को स्टोर करते हैं, ये ठीक है, ये समझ में आ गया इनके चारों तत्वों के कार्य। 12 नंबर हम देखेंगे, फ्लोएम के प्रत्येक तत्व का एक एक कार्य हमें लिखना है। जैसे हमने जाइलम का लिखा उसी तरीके से फ्लोएम का भी लिखना है हमें। देखिए आपको ऐसे लिखने हैं, फ्लो तत्वों के कार्य निम्नलिखित है। पहला चाली नलिकाएँ, सहकोशिकाएँ, फ्लोएम, और दूसरा है फ्लोएम मृदुतक। तो पहला चाली नलिकाएँ, तो इसका कार्य ये लिखते हुए आपको डैश दे के ये कार्य लिखना है। सहकोशिकाएँ, इसका कार्य ये हो गया। फ्लोएम तंतु, तो इसका कार्य ये हो गया, ठीक है, और इसका आखिरी है फ्लोएम मृदुतक, तो इसका कार्य ये हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इसी तरीके से आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न कौन सा, प्रश्न क्रमांक 13, एपिथेलियमी ऊतक के किन्हीं 3 कार्यों के नाम लिखे। ये जंतु ऊतक होता है तो इसको क्या कार्य है ये बताना है हमें। तो ये रहा जंतु ऊतक, तो इसका पहला जो भाग है वो कला या एपिथेलियमी ऊतक, तो इसका कार्य काफ़ी आसान है लिखना। ऊतक भी कितने 4 प्रकार के होते हैं, तो हमें ये पूरा नहीं लिखना है, हमें यहाँ से करना है। देखिए ऐसे ऊतक यानी एपिथेलियमी ऊतक अंगों की रक्षा करते हैं, ये पूरे जो होते हैं, ठीक है, ये विसरण का कार्य करते हैं, ठीक है, चाहे गैसों का विसरण हो चाहे द्रव का विसरण हो, ठीक है, और श्रवण तथा अवशोषण में सहायता प्रदान करते हैं। किसी तत्व किसी तरल पदार्थ का श्रवण और अवशोषण में सहायता प्रदान करते हैं। एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं का आकार इनके स्थान तथा कार्य के अनुसार अलग अलग होता है, तो ये नहीं लिखना है, बस यहीं तक लिखना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14, संयोजी ऊतक क्या है, इनके कोई 2 उदाहरण हमें देना है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, संयोजी ऊतक जो है अन्य ऊतकों को एक साथ बांधकर और मजबूती के साथ सहायता प्रदान करने वाला ऊतक कहलाता है। तो 2 हमें उदाहरण लिखना है संयोजी ऊतक का। उदाहरण हमें देना है वास्तविक संयोजी ऊतक में आप एक उदाहरण लिख लीजिए जो प्लाज्मा कोशिकाएं हो गई, और तरल संयोजी ऊतक में यहाँ एक हम उदाहरण लिखेंगे
क्या, रक्त लिखेंगे। ठीक है, रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। 15 नंबर देखते हैं, एरियोलर ऊतक के कार्य का हमें उल्लेख करना है। तो यहाँ पे देखिए ये वास्तविक संयोजी ऊतक में आते हैं एरियोलर ऊतक। तो इसके कार्य यहाँ पे देखिए, एरियोलर ऊतक के कार्य, ये त्वचा मांसपेशियाँ अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। यह विभिन्न आंतरिक रचनाओं को ढीले रूप से बांधकर उन्हें स्थान रखने की मदद करता है। ये दो कार्य हो गए। इसके बाद देखिए 16 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर है। तो ये वसा संयोजी ऊतक के अंतर्गत श्वेत तंतुमय ऊतक, इसमें टेंडन आता है, और पीला तंतुमय ऊतक जिसमें लिगामेंट आता है। ठीक, तो इसके कार्य हम लिखेंगे। तो कैसे लिखना है आपको, देखिए यहाँ पे टेंडन है, यहाँ पे लिगामेंट है। टेंडन का क्या कार्य है, ये मांसपेशियों को अस्थियों अथवा दूसरे मांसपेशियों को जोड़ती है। ठीक है, मांसपेशियों के साथ, अस्थियों के साथ या दूसरे मांसपेशियों के साथ ये जुड़ाव का कार्य करती है। और वहीं लिगामेंट की बात की जाए, ये हड्डियों को हड्डियों के साथ जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, सिर्फ हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है लिगामेंट। और दूसरा है, ये श्वेत तंतुमय ऊतक के अंतर्गत आते हैं टेंडन, और वहीं लिगामेंट जो है ये पीला तंतुमय ऊतक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 17 नंबर, वसामय या एडिपोज ऊतक के किन्हीं 4 कार्यों का हमें उल्लेख करना है। तो ये रहा वसामय संयोजी या एडिपोज ऊतक। तो इसके कार्य कहाँ है, तो इसके कार्य हमें 4 बताना है। तो यहाँ से देखिए, यह ऊतक संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है, यानी भोज्य पदार्थ को स्टोर करने का कार्य करता है। ठीक है, और उसके बाद जिसका उपयोग आवश्यकता के समय होता है, यानी स्टोर करने का ये कार्य करता है। दूसरा, ये बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा प्रदान करता है, आघात से बचाता है। तीसरा, ये ऊतक ताप रोधक होने के कारण ठंड में शरीर की सुरक्षा करता है, इसलिए ठंडे क्षेत्रों में जंतुओं में ये ऊतक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और चौथा ये रहा, ये ऊतक अधिक मात्रा में संचय से शरीर मोटा हो जाता है। तो अधिक मात्रा हो जाए तो ये वसा में जो होता है वो शरीर को मोटा कर देता है। तो ये कार्य इसके हो गए 4। इसके बाद देखिए 17 नंबर, इसके बाद 18 हम देखेंगे, रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है। तो ये तरल संयोजी ऊतक होता है रक्त, आखिर क्यों कहा जाता है, इसका कारण बताना है। तो इसका कारण काफ़ी आसान है, यहाँ पे समझिए, रक्त या रुधिर, लसिका एवं लसिका तीनों को तरल, रक्त या रुधिर एवं लसिका यानी दोनों को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। तो इसका क्या कारण है, तो इसको आपको ऐसे लिखना है, रक्त को तरल संयोजक ऊतक कहा जाता है। इसका कारण है, रक्त में अंतर कोशिकीय पदार्थ तरल होता है, जिसके कोशिकाएं, जिनमें कोशिकाएं बिखरी होती हैं। ठीक है, एकजुट ना होकर बिखरी रहती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तरल ऊतक कहा जाता है रक्त को। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 19, लसिका क्या है, इसका हमें परिभाषा करनी है। तो हम यहाँ से करेंगे। लसिका एक वर्णहीन द्रव है, यानी इसमें कोई रंग नहीं होता, तरल पदार्थ है, जिनमें लाल, यहाँ पे देखिए, जिनमें लाल रुधिर कणिकाएँ, ठीक है, एवं फ्लेट्स नहीं होते। किसमें, लसिका में, ये ध्यान रखना है। इनमें रक्त से कम मात्रा में कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है। बस यहीं तक आपको लिखना है लसिका की परिभाषा। इसके बाद 20वां देखते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियाँ क्या है। तो सबसे पहले हम ऐच्छिक की पेशियाँ के बारे में लिखेंगे। तो जंतु कंकाल से जुड़ी हुई जो पेशियाँ होती हैं, जो ऐच्छिक गति प्रदान करती है, उसे ऐच्छिक पेशियाँ कहा जाता है। इसे कंकाल पेशी भी कहा जाता है, या ऐच्छिक पेशियाँ भी कहा जाता है। ये हो गई। अब इसके बाद ऐच्छिक देखेंगे। तो इसके बारे में लिखना है, अरैखिक पेशी एक होती है जिसका संकुचन और फैलाव, संकुचन मतलब सिकुड़ना, जंतुओं के इच्छाधीन नहीं है, यानी वो अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। कौन सी पेशी, अरैखिक पेशी का संकुचन जंतु इच्छाधीन नहीं है, तो इसीलिए इसे अनैच्छिक पेशी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो दोनों के बारे में 21 नंबर देखिए, रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी क्यों कहा जाता है, इसका कारण बताना है। तो रेखित पेशी ये जो होती है, ये कंकाल ऊतक से जुड़ी होती है और इनमें ऐच्छिक गति होती है, इसीलिए इसे कंकाल ऊतक या ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। रेखिक गति, ऐच्छिक गति होने के कारण और कंकाल से जुड़े होने के कारण ये पेशियों को। 32 नंबर देखेंगे, तंत्रिका ऊतक के मुख्य कार्यों का हमें उल्लेख करना है। काफ़ी आसान इसका आंसर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। देखिए, तंत्रिका ऊतक जो है नर्वस टिश्यूज है, संवेदना, शरीर के किसी भाग में संवेदना हो
तो एक भाग से दूसरे भाग में भेजते हैं, यानी मस्तिष्क की ओर भेजते हैं। ठीक है, यही इसका मुख्य कार्य, यानी मस्तिष्क को भेजते हैं विभिन्न अंगों की संवेदना को। देखिए 23 नंबर क्या है, तंत्रिका क्या है, यानी तंत्रिका ऊतक किसे कहा जाता है। तंत्रिका क्या है, तो इसकी परिभाषा हमें लिखना है। जब एक से ज़्यादा तंतु संयोजी ऊतक घिरे रहते हैं तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है, तंत्रिका यानी नर्व कहा जाता है। इस सेशन का आखिरी सवाल देखिए 24 नंबर, एक्सान और डेंड्राइट्स में क्या बताना है हमें दोनों का। तो यहाँ पे समझिए, तो जो डेंड्राइट्स होते हैं तो इसका क्या कार्य है, तो आपको ऐसे लिखना है, डेंड्राइट्स का कार्य है आवेग को साइटान में लाना। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक्सान का कार्य, तो एक एक्सान का कार्य है आवेग को साइटान की ओर ले जाना। ठीक है, आवेग को साइटान की ओर ले जाना, और इसके बाद आवेग को साइटान में लाना, ये डेंड्राइट्स का कार्य, दोनों का कार्य